अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। मैं आपको एक न्यू वीडियो में आज फिर से वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स के लिंग्विस्टिक्स का सफर किस तरीके से शुरू हुआ, किसने पहली बार लैंग्वेजेस को स्टडी करना स्टार्ट किया और ये फील्ड कैसे डेवलप हुई, ये सब और बहुत कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक अवर कॉन्टेंट तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको न्यू न्यू लेक्चर्स और अपडेट्स मिलती रहें। लास्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स के बेसिक्स कवर किए थे जो आप चैनल पर जाके इजीली देख सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और किसने इसको यूज करना स्टार्ट किया। बेसिकली फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, कि जिसके अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो बेसिकली है क्या। उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ आपको कि लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है। इसमें लैंग्वेज के कंपोनेंट, स्ट्रक्चर और नेचर का एनालिसिस होता है, जैसे कि मेरियम वेबस्टर डिफाइन करती है कि लिंग्विस्टिक्स ह्यूमन स्पीच के यूनिट्स, नेचर, स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन को एक्सप्लोर करती है। यानी लैंग्वेज के का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से इवॉल्व करती है। रॉबर्ट हेनरी रॉबिन्सन के मुताबिक लिंग्विस्टिक्स सिर्फ लैंग्वेज का स्टडी नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल और एसेंशियल ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस है। ये हमें बताता है कि लैंग्वेज कैसे एक ह्यूमन फैकल्टी के तौर पर काम करती है और इंसानी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि मैनकाइंड का सबसे बड़े अचीवमेंट्स के साथ साथ लिंक्ड हुआ है। इफ वी कैन से दैट सिंपल वर्ड्स में इन सिंपली कि लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जो हमें लैंग्वेज की असल रियलिटी समझने में मदद करती है। दैट हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ लैंग्वेज शेप्स द कल्चर और कैसे इंसानी सोसाइटी की डेवलपमेंट में चेंजेस आती है। इस स्टडी के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज है जो ह्यूमैनिटी के हर पहलू को डीपली इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक्स को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइन करता है कि एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी एक ऐसी स्टडी है जो लैंग्वेज को सिस्टमाइज्ड और स्ट्रक्चर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। ह्यूमन लैंग्वेज का स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है और इस फील्ड के बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि लैंग्वेज के अलग अलग एस्पेक्ट्स के एक्सप्लोर करते हैं। लाइक सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये ऐसी ब्रांच है जिसमें लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया जाता है। कैसे लैंग्वेज सोशल नॉर्म्स, कल्चर और रीजनल डिफरेंसेस के साथ साथ चेंज होती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली ये है कि लैंग्वेज के ओरिजिन और डेवलपमेंट की स्टडी करती है, कैसे एक लैंग्वेज इवॉल्व होती है और टाइम टू टाइम चेंज होती है और कैसे इमर्ज हो जाती है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। नेक्स्ट वन इज साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको से आपको एक पता चल रहा होगा, ये ब्रेन स्टडी है साथ लैंग्वेज के, यानी कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं हम और कैसे लर्न करते हैं। नेक्स्ट, फोनोलॉजी, लाइक साउंड्स की स्टडी। इसमें साउंड और स्पीच पैटर्न्स का स्टडी होता है कि एक लैंग्वेज की फाउंडेशन बनाते हैं। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। इन ब्रांचेस के जरिए लिंग्विस्टिक्स हमें बताती है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं बल्कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंसानी सोच और कल्चर के हर पहलू को इम्पैक्ट करता है। लिंग्विस्टिक्स का यही वाइड स्कोप इसके एक फैसिनेटिंग और इम्पैक्टफुल फील्ड बनाता है। नेक्स्ट, फेर्डिनेंड डी सोर्स जो मॉडर्न लिंग्विस्ट के पायनियर माने जाते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स पर जो लैंग्वेज का सिर्फ एक पार्ट का हिस्ट्री स्टडी करते थे उससे पूरे लैंग्वेज सिस्टम से अलग करके उनका ये कहना था कि लैंग्वेज एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और किसी एक पार्ट को अलग करके स्टडी करना इसकी असली कम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर को समझने का एक रॉन्ग मेथड है। और ससोर इंसिस्ट करते थे कि लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज के कंप्लीट सिस्टम के एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर एनालिसिस करना चाहिए, लाइक साइक्रोनिक स्टडी जो डिटेल में होती है। पहले क्या हुआ, एक सीक्वेंसली स्टडी करनी चाहिए, फिर उनके देखना चाहिए कि कैसे ये पूरा सिस्टम वक्त के साथ साथ चेंज होता है। उनका ये सिस्टमैटिक अप्रोच ने लिंग्विस्टिक्स में एक नए पर्सपेक्टिव को बोर्न किया, जनरेट किया, जो आज भी स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से हम जानते हैं उसको। ये अप्रोच लैंग्वेज के इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स जैसे ग्रामर, सिंटैक्स और साउंड्स को साथ समझने पर फोकस करती है ताकि हम उसकी ओवरऑल एवेल्युएशन को कंप्रीहेंड कर सकें। सिसोर का ये कंट्रीब्यूशन लिंग्विस्टिक्स को एक साइंटिफिक और स्ट्रक्चर डिसिप्लिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री
कि लिंग्विस्टिक्स का सफर इंसानी सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही शुरू हो गया था, जब स्कॉलर्स और थिंकर्स ने लैंग्वेज के ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझने की ट्राई की। बहुत अरसे तक लिंग्विस्टिक्स का प्राइमरी फोकस लैंग्वेज के हिस्टोरिकल ओरिजिन्स को डिकोड करना और इसके डेवलपमेंट को अलग अलग टाइम पीरियड्स के कॉन्टेक्स्ट में समझना था। जैसे बाकी साइंसेस, लिंग्विस्टिक्स का शुरुआत उन सोसाइटीज में हुआ जहाँ राइटिंग सिस्टम था। राइटिंग में लैंग्वेज के एनालिसिस और रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाया गया। अर्ली डेवलपमेंट्स में इन लिंग्विस्टिक्स अक्सर अलग फील्ड्स के अंडर आती थी, जैसे कि फिलोसफी लाइक लैंग्वेज को इंसानी सोच और रीजन के साथ कनेक्ट करने के लिए स्टडी किया जाता था। रिटोरिक और लॉजिक लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रीजनिंग के टूल्स के तौर पर लैंग्वेज का एनालिसिस होता था। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी और बायोलॉजी। ह्यूमन कॉग्निशन और बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को समझने के लिए लैंग्वेज का रोल एक्सप्लोर किया गया। नेक्स्ट पेडागोगी और पोइट्री, लैंग्वेज को टीचिंग और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए समझा गया। लास्ट वन इज रिलीजियन, स्क्रिप्चर्स और डिवाइन मैसेज का इंटरप्रिटेशन करते वक्त लैंग्वेज के रूल्स और मीनिंग को एनालिसिस किया गया। इन शॉर्ट, लैंग्विस्टिक्स का अर्ली हिस्ट्री अलग डिसिप्लिन के साथ डीपली इंटरट्वाइंड था और लैंग्वेज को सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल और कल्चरल आर्टिफैक्ट के तौर पर देखा जाता था। ये इंटीग्रेशन और अंडरस्टैंडिंग आज के मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के बेस बनी है। अगर हम इसकी बात करें दी अर्ली ग्रामर ट्रेडिशंस में बेसिकली क्या था, इसमें फर्स्ट वन थी दी ओल्ड बेबीलोनियन ट्रेडिशन। लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत पुराना इंपॉर्टेंट चैप्टर ओल्ड बेबीलोनियन ट्रेडिशन से शुरू होता है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट समेरियन लैंग्वेज में लिखे गए, जो उस वक्त रिलीजियस और लीगल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती थी। बाद में ये लैंग्वेज ग्रेजुअली रिप्लेस और अकादिन लैंग्वेज से जो एक ज्यादा वाइडली स्पोकन और प्रैक्टिकल लैंग्वेज बाद में बन गई। उस वक्त के लिंग्विस्टिक टेक्स्ट का फोकस ज्यादातर प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर ज्यादा होता था। इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि रोज के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, इन्वेंट्रीज जो मतलब सामानों की लिस्ट और अकाउंट्स वगैरह, रिसीप्ट्स जिसमें ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड आ जाता था, रोस्टर्स इनमें लोगों के नाम और ड्यूटीज के रिकॉर्ड प्रॉपर जैसे अब एक एक्सेल शीट बनती है। ये डॉक्यूमेंट ज्यादातर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड्स के अर्ली एग्जांपल्स प्रोवाइड किए। ये टेक्स्ट ह्यूमन इस बात का सबूत देते हैं कि लैंग्वेज का अर्ली यूजेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक सोसाइटी बनाने के लिए भी होता था। इस ट्रेडिशन ने लिंग्विस्टिक्स के इवोल्यूशनरी जर्नी को एक शानदार शुरुआत दी, जो हमें एंशिएंट सोसाइटीज के इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस के बारे में भी इनसाइट व्यू देती है। नेक्स्ट वन, हिंदू ट्रेडिशन। द हिंदू ट्रेडिशन लिंग्विस्टिक स्टडीज का एक पुराना और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है जो वेदास पर बेस करती है। वेदास जो संस्कृत में लिखी गई सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हिंदू ट्रेडिशन के लिंग्विस्टिक्स फाउंडेशन को बेस बनाती हैं। इस ट्रेडिशन का फोकस आर्काइक संस्कृत लैंग्वेज को समझने और सीखने के लिए एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स डेवलप करता है। जैसे नेम आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होगी, मगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको ये नेम्स भी याद करने पड़ेंगे, बट बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा, बट आपके सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे ये चलते गए, ये किस ट्रेडिशन में क्या हुआ। ये रूल्स ना सिर्फ लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को स्टैंडर्डाइज करते हैं बल्कि रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए भी क्रिटिकल है। संस्कृत को एक The next one is the Greek grammatical tradition. Linguistic studies की evaluation में एक pivotal role play किया है इस ट्रेडिशन का डेवलपमेंट उन स्कूल मास्टर्स और फिलोसफर्स ने किया जो होमर के वर्क्स को अपने एजुकेशनल फाउंडेशन के तौर पर यूज करते थे। होमर की एपिक पोएम्स जैसे इलियड और ओडिसी अर्ली ग्रीक एजुकेशन के लिए बेसिस टेक्स्ट थी। आपने ये पढ़ी भी होंगी या पढ़नी है आगे, ऑब्वियसली आप अगर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया, नेक्स्ट आप जरूर इन पोएम्स को डीपली रीड आउट करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। और इन्हीं पोएम से ग्रीक ग्रामेटिकल ट्रेडिशन स्टार्ट हुई। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसफर्स ने स्कूल ग्रामर के यूज किया उस एज और उसे डेवलप किया। इन फिलोसफर्स ने लाइक प्लेटो जो कि लैंग्वेज के रिलेशन को ह्यूमन थॉट और रियलिटी के साथ एक्सप्लोर किया। उनके डायलॉग्स लिंग्विस्टिक थ्योरी के अर्ली एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज की लॉजिकल स्ट्रक्चर और सिंटैक्स पर काम किया जो आज भी लिंग्विस्टिक स्टडीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टोइसिज्म।
स्टोइक्स या स्टोइक्स भाई आप बोल सकते हैं। उन्होंने ग्रामर और लैंग्वेज के फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स जैसे मीनिंग और यूजेज को एनालाइज किया। ये ट्रेडिशन ना सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टडीज का एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है, बल्कि हमें दिखाता है कि कैसे लैंग्वेज का स्टडी ग्रीक सिविलाइजेशन के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीक ट्रेडिशन लिंग्विस्टिक थ्योरीज के लिए एक फाउंडेशन बन गया जो आज तक रेलिवेंट है। और अगर हम बात करें ग्रीक ट्रेडिशन में मोर्फोलॉजी की एक हिस्टोरिकल मैटर है जो एटिमोलॉजी का हिस्सा था। इसका मतलब ये था कि ग्रीक लिंग्विस्टिक्स ने लैंग्वेज के वर्ड्स के ओरिजिन और इनकी डेवलपमेंट को समझने की ट्राई की है, ताकि वो समझ सकें कि इस चीज को अंडरस्टैंड करके सकें कि किस तरह से वर्ड्स इवॉल्व होते हैं, उनका मीनिंग कैसे बनता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स यानी सिंटैक्स स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर को डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं किया गया था, लेकिन इसे रिटोरिक और लॉजिक में ट्रीट किया गया था। ग्रीक फिलोसफर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंटैक्स के प्रिंसिपल्स को अपनी फिलोसफिकल और लॉजिकल थ्योरीज में इंक्लूड किया, जिससे लैंग्वेज का डीप एनालिसिस किया जाता था। ग्रीक ट्रेडिशन ने कुछ एंशियंट थीम्स को प्रिजर्व किया जो आज भी लिंग्विस्टिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स में है। वन ऑफ देम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ग्रीक थिंकर्स ने ये सोचा कि लैंग्वेज के असल क्या है और किस तरीके से ये ह्यूमन सोसाइटी में इवॉल्व हुई। नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामेटिकल कैटेगरीज। ग्रीक ग्रामर ने लैंग्वेज के बेसिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, etc। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ये कॉन्सेप्ट भी ग्रीक ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिसमें फिलोसफर ने ये एक्सप्लोर किया कि कैसे लैंग्वेज ह्यूमन थॉट और परसेप्शन को शेप करती है। ग्रीक ट्रेडिशन ने लिंग्विस्टिक स्टडीज को एक फिलोसफिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया, जो आज भी लिंग्विस्टिक्स के मॉडर्न थ्योरीज में इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट वन इज द रोमन ट्रेडिशन इन दी लिंग्विस्टिक्स। रोमन लिंग्विस्टिक्स ने ग्रीक ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, लेकिन उनका अप्रोच कुछ डिफरेंट था। ग्रीक थीम्स जैसे लैंग्वेज का रीजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और लैंग्वेज और रिलेशनशिप को रोमन स्कॉलर्स ने अपनी स्टडीज का हिस्सा बनाया, लेकिन रोमन लिंग्विस्टिक्स का इंपॉर्टेंस मिडल एजेस में ज्यादा बढ़ा। जब ये अप्रोच यूरोपियन एजुकेशन और स्कॉलरशिप का फाउंडेशन बन गई थी, तब रोमन लिंग्विस्टिक्स ने सिंटैक्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस किया। ये उनका अप्रोच थोड़ा सिंपलर था, जिसमें लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया। रोमन लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी काफी डोमिनेंट रही। ये अप्रोच ज्यादातर नाउन डिक्लेंशंस और वर्ब कॉन्जुगेशंस पर फोकस थी। इसका मतलब था कि रोमन लिंग्विस्टिक्स ने लैंग्वेज के वर्ड फॉर्म्स और उनके ग्रामेटिकल चेंजेस जैसे नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म और वर्ब्स के टेंस, एस्पेक्ट और मूड को एनालाइज किया। रोमन लिंग्विस्टिक्स ने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाया, जिसमें मॉर्फोलॉजी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हाईलाइट किया गया। ये अप्रोच आज भी लिंग्विस्टिक स्टडीज में फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के तौर पर यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज द अरब ट्रेडिशन। अरब लिंग्विस्टिक्स ने ग्रीक ट्रेडिशन को अपनाया, खासतौर पर अरिस्टोटल की थ्योरीज को फॉलो किया। ग्रीक फिलोसफर्स के लिंग्विस्टिक्स फ्रेमवर्क को अपनी स्टडीज में इंटीग्रेट करते हुए अरब स्कॉलर्स ने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और मीनिंग पर गहरा रिसर्च किया। अरेबिक ग्रामेरियंस ने अरेबिक लैंग्वेज को सेक्रेड और इम्यूटेबल समझा, जो उन्होंने कुरान में भी मेंशन किया है उनके लिए। अरेबिक एक डिवाइन लैंग्वेज थी जिसका स्ट्रक्चर परफेक्ट और अनचेंजेबल था, जो अल्लाह के पैगाम को एक्यूरेटली कन्वे करता है। इस सेक्रेडनेस और प्योरिटी को समझने के लिए अरेबिक ग्रामेरियंस का फोकस इस बात पर था कि वो क्यों समझते थे कि अरेबिक लैंग्वेज परफेक्ट थी। उन्होंने अरेबिक की ग्रामर, सिंटैक्स और फोनोलॉजी को बहुत डिटेल में स्टडी किया और एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये लैंग्वेज उस वक्त के रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल नीड को फुलफिल करती थी। अरेबिक ट्रेडिशंस में लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस का एक यूनिक अप्रोच था, जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को, रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता था। ये ट्रेडिशन ना सिर्फ लैंग्वेज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्पफुल करती थी, बल्कि अरेबिक को एक डिवाइन और अनआल्टर्ड फॉर्म के तौर पर भी प्रिजर्व करने की ट्राई करती थी। नेक्स्ट इनके मेजर इम्पीरियस एंड फेमस ग्रामेरियंस। अरेबिक ग्रामेटिकल स्टडी का मेजर इम्पीरियस कुरान की होली लैंग्वेज की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने की डिजायर से आया। अरेबिक को एक डिवाइन लैंग्वेज माना गया था और ग्रामेरियंस की ट्राई ये थी कि वो इस लैंग्वेज को परफेक्टली समझ सकें और उसकी ओरिजिनल फॉर्म को बनाए रखें।
अरबिक के ग्रामर का डीप स्टडी इसलिए भी जरूरी था कि कुरान के मैसेज को एक्यूरेटली और करेक्टली इंटरप्रेट किया जा सके और इसके लिंग्विस्टिक्स प्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। फेमस अरबिक ग्रामेरियंस लाइक अबू अल अस्वद अल दौली, उन्होंने अरबिक ग्रामर के अर्ली डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उन्होंने अरबिक के फोनेटिक रूल्स को ऑर्गेनाइज किया और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को स्टैंडर्डाइज किया जो बाद में ग्रामर की फॉर्मलाइजेशन के लिए एसेंशियल थे। नेक्स्ट सिबवाही, उन्हें अरबिक ग्रामर का पायनियर माना जाता है। उनकी अल किताब बुक अरबिक ग्रामर की सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज थी। सिपाही ने अरबिक लैंग्वेज के रूल्स को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसमें फोनोलॉजी, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी शामिल थे। लास्ट वन थी अल खलील इब्न अहमद अल फ्राहिदी, उन्होंने अरबिक लैंग्वेज के फोनेटिक सिस्टम को एनालाइज किया और अरबिक लेक्सियोग्राफी को डेवलप किया। उनकी कंट्रीब्यूशन डायक्रिटिक्स, सिंबल दैट रिप्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन और अरबिक मीटर्स के डेवलपमेंट में थी। ये ग्रामेरियंस अरबिक लैंग्वेज के रूल्स को प्रिजर्व करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू लिंग्विस्टिक स्टडीज को एक साइंटिफिक और स्ट्रक्चर डायरेक्शन दी। इनकी एफर्ट्स ने अरबिक की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एक डिसिप्लिन के तौर पर स्टैब्लिश किया, जो आज भी मॉडर्न लिंग्विस्टिक स्टडीज का फाउंडेशन है। नेक्स्ट इज द हेब्रू ट्रेडिशन। हेब्रू लिंग्विस्टिक्स का मेन कंसर्न ओल्ड टेस्टामेंट का करेक्ट हेब्रू टेक्स्ट एस्टेब्लिश करना था। ये उनका रिलीजियस और स्कॉलरली गोल था, ताकि तौरात और दूसरे होली स्क्रिप्चर्स के ओरिजिनल टेक्स्ट एक्यूरेटली प्रिजर्व किए जा सकते। हेब्रू लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस का फोकस भी इसी प्रिजर्वेशन पर था, ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, टेक्स्ट की ट्रू मीनिंग समझा जाए। हेब्रू ग्रामेरियंस ने अरबिक ट्रेडिशन से डिस्क्रिप्टिव मेथड्स बोरो किए, जिन्होंने अरबिक लिंग्विस्टिक्स के एडवांस टेक्निक से लिए थे। अरबिक की ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स थ्योरीज को अपनी एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करना हेब्रू स्कॉलर्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स था। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का सिस्टम ऑफ एनालिसिस डेवलप किया, जो हेब्रू लैंग्वेज के मॉर्फोलॉजी को समझने पर फोकस था। मॉर्फोलॉजी का मतलब था कि उन्होंने हेब्रू वर्ड्स के स्ट्रक्चर और उनके ग्रामेटिकल फॉर्म्स को एनालाइज किया। ये सिस्टम स्पेसिफिकली रूट पैटर्न्स और वर्ड कंस्ट्रक्शन को समझने पर फोकस करता था, लाइक जिसमें कॉन्सोनेंटल रूट्स और अफिक्सेस का यूज होता था, जो हेब्रू लैंग्वेज ने वर्ड्स के फॉर्म के लिए यूज किया। हेब्रू ट्रेडिशन के ये अप्रोच लिंग्विस्टिक स्टडीज को एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन देता था, और उन्होंने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए रिलीजियस टेक्स्ट की एक्यूरेसी और प्रिजर्वेशन को इंश्योर किया। Next one is the European tradition in linguistics. अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स ने एरिस्टोटल के फिलोसफिकल थीम्स को दोबारा अपनाया, जिन्होंने लैंग्वेज और लॉजिक को डीपली एनालाइज किया था। ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने लैंग्वेज और इसके स्ट्रक्चर्स को समझने में एरिस्टोटल के आइडियाज को री इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक फाउंडेशन बना उनके लिंग्विस्टिक और फिलोसफिकल डिस्कशन का। क्लासिकल लैटिन ग्रामर को चर्च एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया गया। लैटिन, जो कि रोमन एम्पायर की लैंग्वेज, क्रिश्चियन स्कॉलर ने यूज किया ताकि रिलीजियस टेक्स्ट को एक्यूरेटली इंटरप्रेट और कन्वे किया जा सके। चर्च एजुकेशन के मेजर फोकस लैटिन की ग्रामर और सिंटैक्स को सीखना था, ताकि बाइबल और दूसरे क्रिश्चियन टेक्स्ट को समझने और पढ़ने में आसानी हो। ये अप्रोच क्रिश्चियन स्कॉलर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बन गई, जो कि रिलीजियस एजुकेशन और लैंग्वेज के कंबाइन करता है। क्लासिकल लैटिन ग्रामर का यूज चर्च के इंटेलेक्चुअल थियोलॉजिकल डिबेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया, और इस ट्रेडिशन ने लिंग्विस्टिक स्टडीज को एक रिलीजियस और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दिया। The early Christian linguistics and the origins of language. इनका मेन इंटरेस्ट लैंग्वेज के ओरिजिन्स को समझना और डिस्कस करना था। उनका बिलीव था कि लैंग्वेज का एक डिवाइन सोर्स है, और इसलिए उन्होंने लैंग्वेज के एवोल्यूशन और इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर काफी रिसर्च की। ये लिंग्विस्ट ना सिर्फ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, बल्कि उनका एम था कि ये जानना कि लैंग्वेजेस किस तरह से डेवलप हुई और उनका रिलेशनशिप डिवाइन नॉलेज से क्या था। उनका सबसे डोमिनेंट आइडिया ये था कि ये हेब्रू लैंग्वेज को ओरिजिनल लैंग्वेज माना जाता था। इस बिलीव के मुताबिक हेब्रू को डिवाइन और सेक्रेड लैंग्वेज कहा जाता था, जो कि गॉड का के मैसेज को असली फॉर्म में कन्वे करता था। ये आइडिया क्रिश्चियन थियोलॉजी में प्रिवेलेंट था, और अर्ली क्रिश्चियन लिंग्विस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। कहना यह था कि हेब्रू लैंग्वेज की वो फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसमें गॉड का मैसेज ह्यूमैनिटी को दिया गया। इस बिलीव ने अर्ली क्रिश्चियन लिंग्विस्ट को एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट दिया, जिसमें हेब्रू लैंग्वेज को लैंग्वेज स्टडीज के सेंट्रल फिगर बनाया गया। ये पर्सपेक्टिव ना सिर्फ लिंग्विस्टिक्स डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि रिलीजियस टेक्स्ट और क्रिश्चियन थॉट के अंडरस्टैंडिंग को भी शेप करता है।
आज हमने लिंग्विस्टिक्स ट्रेडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं, आप हिस्ट्री को देख लें, किसी भी चीज की हिस्ट्री एक ही लेक्चर में कवर नहीं की जा सकती। हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशन लैंग्वेज को समझने और एनालाइज करने के लिए इसको अपने यूनिक अप्रोचेस में डेवलप किया। सो थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना। अगर आपको कोई सवाल हो या आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल लर्न विद मी को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंसाइटफुल लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज।